दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है राजनगर की तबाही। ये नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। जब कभी भी झगड़े होते हैं तो तबाह होते हैं परिवार और समाज। जब युद्ध होते हैं तो तबाह होते हैं देश और साम्राज्य। और जब प्रलय होती है तो तबाह हो जाती है पूरी पृथ्वी, तबाह हो जाती है पूरी मानवता। और इस तबाही की शुरुआत होती है एक मेट्रो की तबाही से, जब होती है राजनगर की तबाही। एक साइन यहाँ पर भी, बस कानूनी कार्रवाई पूरी हो गई। बधाई मिस भारती। अब आप इस कंपनी में 51% की हिस्सेदार हैं और अब से इस कंपनी का आधिकारिक रूप से नाम भारतीय कम्युनिकेशन लिमिटेड है। थैंक यू वकील साहब। वो सब तो हो गया, पर मेरा 35 करोड़ का चेक कहाँ है? ये रहा आपका चेक मिस्टर पहलेजा। आज से हम पार्टनर हैं और आज से इस कंपनी का मैनेजमेंट हम खुद देखेंगे। जरूर जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं, लेकिन अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। आश्चर्य की बात है, पहलेजा कुछ तनाव में लग रहा है। 35 करोड़ का चेक मिलने से भी उसके चेहरे पर मुस्कान की एक लकीर तक नहीं आई। कुछ गड़बड़ लगती है। पहलेजा के तनाव की वजह साफ थी। ड्रोन पासा का दिया हुआ वक्त कल खत्म हो रहा है और ये चेक कैश होने में कम से कम 2 दिन तो लगेंगे ही। खैर, चेक तो हाथ में आ ही गया है। ड्रोन पासा को किसी न किसी तरह से एक और दिन का समय देने को पटाई लूंगा। पहलेजा ने उस नाक को बिल्कुल नहीं देखा जो चुपचाप उसी कार में घुसकर गुम हो रहा था। और इसी वक्त राजनगर में हक, मैं इस शहर में आ तो गया हूँ, लेकिन उस आदमी को कैसे चुनूंगा जिससे हमारा काम हो सके? हक, लेकिन आदमी तो मिलेगा ही, और पास में ही कहीं पर। तैयार है ना? धमाका होने के बाद पुलिस के यहाँ आने तक हमारे पास सिर्फ 3 से 4 मिनट होंगे। बहुत समय है, इतनी देर में हम सारा माल उड़ा लेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन अगर पुलिस पहले आ गई तो उड़ा देना कमीनों को। मैं अब डिटोनेटर का हत्था दबा रहा हूँ। 1 2 3, हत्था दबा, लेकिन धमाका नहीं हो पाया। खट, स्टार ब्लेड। इसका तो एक ही मतलब है, और वही है कि यहाँ पर आ चुका है राजनगर का रखवाला सुपर कमांडो ध्रुव। इसका एक और मतलब है, और वही है कि तुम लोग सीधे जेल जा रहे हो मुझे ये बताने के बाद कि तुम लोग किसके आदमी हो। तो धोड़ू धड़ोक। ओह, ओह, यह तो मुझे अपने काम के आदमी लग रहे हैं, क्योंकि ये मुझे उस आदमी तक पहुंचा सकते हैं जिससे मुझे काम है। यह दूसरा प्राणी इनको मेरा काम करने से रोक रहा है। मुझे इन लोगों को इसके चुंगल से बचाकर निकालना होगा। और अगले पल लबादे के अंदर से एक किरण निकलकर ध्रुव से आ टकराई, और ध्रुव के चारों तरफ की हवा की परतें अपने अंदर से होकर गुजरे प्रकाशी किरणों को विकृत करने लगी। ओह, ये क्या? कौन है ये लबादे वाला आदमी? प्रकाशी किरणों के विकृत होने से ध्रुव को दिखने वाले दृश्य भी विकृत होने लगे। ओह, मुझे कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। सुना तूने? यही मौका है इस लड़के का सिर काटकर बॉस से इनाम लेने का। फिर सोचता क्या है, काम चालू कर दे। गोली मत मारना, इसको तो हम जानवर की तरह पीट पीट कर मारेंगे। ओह, ओह, मैं इन पर वार करता हूं तो मेरा वार इधर उधर से निकल जा रहा है, और इनके वार मेरे बदन पर ऐसे बरस रहे हैं जैसे बारिश में ओले। दृष्टि भ्रम के कारण मैं अपने वारों को ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और इसका कारण है यह लबादादारी। अब मैं इसको काबू में कर सकूं तो शायद मेरा दृष्टि भ्रम दूर हो। अरे, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मेरा वार नहीं चुका था, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरा वार इसके आर पार हो गया हो। सिर्फ ये कोई आदमी नहीं है, सिर्फ एक परछाई हो, पर ये कैसे? ओह, तोड़ो। अब एक ही रास्ता है, अगर मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं तो मैं इनका इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब मैं अपनी उस ट्रेनिंग का इस्तेमाल करूंगा जो मुझे जुपिटर सर्कस में दी गई थी, अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उड़ते पक्षी पर निशाना लगाने की। जरूरत है तो सिर्फ अपनी दूसरी इंद्रियों को पूरी तरह से जगाने की, जैसे सुनने की शक्ति। हवा में सरसराते शरीर की आवाज सुनो और वार करो। तड़ोक। और सूंघने की शक्ति, हवा के बहने की दिशा और इन गुंडों के शरीर में से आती बदबूदार महक मुझे यह बताने के लिए काफी है कि गुंडे मुझसे कितनी दूर पर और कहां पर खड़े हैं।
मैंने इन मूर्खों को उस लड़के से इसलिए बचाया था ताकि ये बचकर भाग सके और मुझे अपने अपने नायक के पास ले चले, लेकिन ये तो फिर से पिटने पिटने में व्यस्त हो गए। अब मुझे कुछ करना होगा, वरना इतनी देर की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इस रूप में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन वायुमंडल के साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसे गमरेज की मदद से इस लड़के के चारों तरफ की हवा इतनी गाढ़ी कर सकता हूँ कि इस लड़के को ऐसा लगे जैसे वह गोंद के गाढ़े गोल में चल रहा हो। अगले पल ध्रुव के बिजली से वार कछुए की चाल जैसे हो गई। यह क्या, ऐसा लग रहा जैसे मैं चाशनी के गोल में चल रहा हूँ। अब तक गुंडे भी तौबा कर चुके थे। कौन है ये लबादे वाला, बार बार हमारी मदद क्यों कर रहा है? मदद कर रहा है तो कौन सा बुरा कर रहा है? इससे पहले कि ये शैतान की औलाद ध्रुव इस मुसीबत से भी बस निकलने का रास्ता ढूंढ ले, यहाँ से भाग ले। हाँ भाग लो, ताकि मैं तुम्हारा पीछा करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। ध्रुव के आंखों पर से बेल्ट उतारने तक मैदान खाली हो चुका था। भाग गए सब। वह लबादाधारी भी, पर वह था कौन? जहां तक मैं समझ पाया हूं, वह इन गुंडों के साथ नहीं था, क्योंकि उसने बैंक लूटने की कोई कोशिश नहीं की। लेकिन वह था कौन और इन गुंडों को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा था? कुछ भी हो, एक बात तो साफ है, उसके जाते ही हवा में एकाकाया गाढ़ापन खत्म हो गया है। इन सवालों के सारे जवाब वहां पर थे, जहां पर वह रॉकेट भारतीय कम्युनिकेशन के उपग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर जा रहा था। और वह जगह थी चांद के दूसरी तरफ के अंतरिक्ष में तैरता एक विशाल अंतरिक्ष यान। और इस यान में मौजूद थे इस षड्यंत्र के सूत्रधार। खेल शुरू हो चुका नंबर 2। अब हम इस ग्रह के प्राणियों के हाथों ही इस ग्रह को जीवन रहित कर देंगे। इमेज ने अपना काम बखूबी निभाया है, लेकिन आपकी जो योजना है उसमें काफी समय लग सकता है नंबर 1। और कहीं इस दौरान क्रूटो वालों ने मैं ढूंढ लिया तो? सियांत नंबर 2, हम जानते हैं कि इस वक्त हम अपने पुलून साम्राज्य के जाने दुश्मन क्रूटो साम्राज्य वालों के इलाके में हैं। और यही कारण है कि हम यहाँ पर लड़ाकू यान के बजाय ये मामूली सा माल ढोने वाला यान लेकर आए हैं। अगर हम पकड़े भी गए तो व्यापारी होने का बहाना बनाकर बच सकते हैं, क्योंकि इस ग्रह पर उस घातक दरवा का प्रचुर भंडार है, जिसकी एक बूंद पड़ते ही क्रूटो प्राणियों के शरीर गल जाते हैं। और वह दरवा पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का एक घातक मिश्रण। लेकिन अगर हमने इस ग्रह पर कब्जा कर लिया तो हम यहाँ से बैठे बैठे पूरी क्रूटो जाति को नष्ट कर सकते हैं। और उसको पाने के लिए इस ग्रह पर कब्जा करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा था तो हमको अपने लड़ाकू यान लेकर आना चाहिए था। जानता तू नंबर 2 क्यों है? क्योंकि तुम मूर्ख है। अगर हम इस ग्रह पर हमला करते तो अब तक क्रूटो हमारा सफाया कर देते। तड़ाक। बात समझ में आ गई नंबर 1। हमला करते उनको हमारी उपस्थिति का पता चल जाता। लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, आपने अपने प्लान की टेस्टिंग के लिए इस राजनगर नाम के शहर को ही क्यों चुना? कई कारण है नंबर 2। एक तो हम इस ग्रह के प्राणियों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते कि अगर पृथ्वीवासियों को हमारी उपस्थिति का पता चल गया तो उनका विज्ञान हमको नष्ट करने में भी सक्षम है। वैसे भी इस ग्रह पर असाधारण शक्तियों वाले कई प्राणी हैं जिनसे हमको बचकर रहना है। हमको डर सिर्फ क्रूटो से नहीं, इन प्राणियों से भी है। लेकिन ये असाधारण प्राणी और उच्च तकनीक का विज्ञान ज्यादातर इस ग्रह के पश्चिमी गोलार्ध में है। और राजनगर पूरे गोलार्ध में पड़ता है। पूरे गोलार्ध के प्राणी हमारा प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे। और एक बार राजनगर की तबाही का प्रयोग सफल हो गया तो पश्चिमी गोलार्ध को तबाह करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और अपनी विभिन्न असर वाली किरणों को सैटेलाइट के जरिए पृथ्वी पर डालकर हम ऐसे ऐसे खौफनाक मंजर पैदा कर सकते हैं जो राजनगरों को तबाह कर देंगे। हमारे द्वारा द्वारा राजनगर में भेजी गई इमेज इसी तबाही की योजना की शुरुआत है। नंबर 1, हमारी सर्च पार्टी सैटेलाइट की तलाश करके वापस आ गई है। वह उनको तुरंत अंदर भेजो। और फिर यही है वह सैटेलाइट नंबर 1, हमने चेक किया है। इसका सीधा कनेक्शन राजनगर स्थित एक कंट्रोल स्टेशन से है। वह सारी गुत्थियां सुलझ गई। अब तुम लोग देखो नंबर 1 का कमाल।
न जाने यह नंबर वन का दुर्भाग्य था या नागराज का कि वह सैटेलाइट भारतीय कम्युनिकेशन लिमिटेड की थी, जिसका मालिक था नागराज। तुम्हारे दिमाग की जितनी भी दाद दी जाए वह कम है नागराज। कौन कहता कि तुम बिजनेसमैन नहीं हो? तुमने जिस तरह से पहलेजा को संभाला वह हर किसी के बस का काम नहीं है। पहलेजा काफी आसानी से मान गया। इसका कारण कुछ और ही लगता है भारती। और क्या कारण हो सकता है? अभी कुछ पक्का नहीं है भारती, लेकिन पता चलने पर तुमको बताऊंगा जरूर। ठीक है ठीक है, लेकिन फिलहाल इतना तो बता दो कि एकाक राजनगर जाने का मूड कैसे बन गया? हमारा हेड ऑफिस महानगर में जरूर है भारती, लेकिन सैटेलाइट का कंट्रोल स्टेशन तो राजनगर की काली पहाड़ी पर ही स्थित है। वह तो होगा ही, क्योंकि कंट्रोल स्टेशन के लिए ऊंचे स्थान की जरूरत होती है, और महानगर में तो पहाड़ियां है नहीं। और वैसे भी महानगर और राजनगर के बीच सिर्फ 410 किलोमीटर का ही तो फासला है। यह सब मैं जानता हूँ भारती, लेकिन मालिक बनने के बाद कम से कम एक बार तो कंट्रोल स्टेशन को देख ही लेना चाहिए। ये तो ठीक है, एक बार नजर तो मारनी ही चाहिए। देखो वह रहा कंट्रोल स्टेशन, 10 मिनट में हम वहां पर होंगे। और उसी वक्त चांद की आड़ में छिपे अंतरिक्ष यान में, हमारे इस यान में घातक हथियार न सही, लेकिन अद्भुत असर दिखाने वाली बेशुमार किरणों का भंडार जरूर मौजूद है। जैसे कि यह किरण, जिसका प्रयोग मैं भी करने जा रहा हूँ सिर्फ टेस्टिंग के तौर पर। जब यह किरण हमारे यान से निकलकर उपग्रह से होते हुए राजनगर की धरती से टकराएंगी, तो वह उन दृश्यों को फिर से जिंदा कर देगी जो स्थान पर हजारों साल पहले घटित हो चुके हैं। यानी फिर से जिंदा उठेगा लाखों साल पहले का प्रतिवासी, जिसको आज के प्रतिवासी प्रागैतिहासिक मानव कहते हैं, जो पत्थर के हथियारों से विशालकाय और खूंखार पशुओं को नष्ट कर देता था। लेकिन जब वह आज के युग में पैदा होगा तो उसका कहर टूटेगा राजनगर पर और राजनगर में रहने वाले प्राणियों पर। यही है क्या हो रहा है नागराज? गर्मी के मौसम में एकाकी ये धुंध कहां से आ गई? पता नहीं भारती, लेकिन मुझे आभास हो रहा कि यह धुंध छटने के बाद हम यही सोचेंगे कि धुंध न छटती तो अच्छा होता। इसलिए अच्छा होगा अगर मैं अभी नागराज के रूप में आ जाऊं। नागराज की सर्प इंद्रिय एकदम सही संकेत दे रही थी, क्योंकि धुंध छटते ही दृश्य बदल चुका था। ओ माय गॉड, यही है क्या? कंट्रोल स्टेशन गायब हो गया है और उसकी जगह पर दिखने लगी है एक प्राचीन गुफा, और उस गुफा में रहने वाले पाषाण युग के प्रागैतिहासिक मानव। यह क्या हो रहा है नागराज? कैसे हो रहा है? पता नहीं भारतीय, समझ में नहीं आता कि कुछ ही सेकंडों में हम लगभग 5 लाख साल पीछे कैसे पहुंच सकते हैं। पर अब इनके इरादे क्या हैं? इरादे तो पता नहीं भारती, लेकिन कम से कम इनके इनके इरादे नेक तो नहीं ही है। हुर्र हुर्र, नागराज, इनकी तादाद तो बेशुमार है। ये तो गुफा से निकलते चले आ रहे हैं। तुम पीछे हो जाओ भारती, ये हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, मैं इनको संभालता हूँ। अगले पल नागराज की कलाई से सिर्फ छूट चले। लेकिन आदि मानव ऐसे जीवों के साथ रहने का अभ्यस्त था, क्योंकि सांप बिच्छू भी उसके भोजन में शामिल थे। ओह, इन्होंने तो सांपों के जहरीले हिस्सों को अलग काट कर उसे खाना शुरू कर दिया। ऐसे तो ये मेरी पूरी सर्प सेना का ही विनाश कर देंगे। इनसे दूसरी तरह से निपटना होगा। अगले पल असंख्य नागों की शक्ति वाली नागराज की शक्तिशाली बुझाई हवा में लहरा उठी। यह तरीका भी ज्यादा समय तक काम नहीं आएगा, क्योंकि एक तो इन आदि मानवों की संख्या बहुत ज्यादा है, और दूसरे इनमें शक्ति भी बहुत ज्यादा है। मेरे वार भी इन पर खास असर नहीं कर पा रहे हैं। वैसे भी मार मार कर रोकने में समय ज्यादा लगेगा। अब मुझे वह स्तर प्रयोग में लाना ही पड़ेगा जो इन सबको एक साथ रोक सकता है, और वह मेरी विष फुंकार फू। पहले मैं इसका प्रयोग इसलिए नहीं कर रहा था, क्योंकि इन इन सबको एक साथ रोकने के लिए जिस मात्रा में विष फुंकार का प्रयोग करना पड़ेगा, उसमें इनकी जान जाने का भी खतरा है। और यह मैं नहीं चाहता था, पर अब मुझे यह रिस्क लेना ही पड़ेगा। नागराज के विष फुंकार ने उसकी तरफ बढ़ते आदि मानवों को तो रोक लिया था, लेकिन नागराज, इधर देखो।
बाकी आदि मानव राजनगरी तरफ भाग रहे हैं। हे देव कालजयी, अगर ये आदि मानव राजनगर तक पहुंच गए तो तबाही मच जाएगी। न जाने कितनी जानें चली जाएंगी। मुझे इनको रोकना होगा। क्या सोचते हैं नंबर वन? ये प्रतिवासी इन जंगलियों को रोकने में कामयाब हो जाएगा? शायद रोक ले, लेकिन इसको सिर्फ इन जंगलियों को ही नहीं रोकना है, क्योंकि राजनगर में तबाही फैलाने वाले और खूंखार प्राणी भी हैं। ऐसे प्राणी जिनका शिकार ये शक्तिशाली और वैश्य आदि मानव भी झुंड में ही कर पाता था। खूंखार प्रागैतिहासिक पशु जैसे विशालकाय मैमोथ। ओह, ये तो एक प्रागैतिहासिक पशु है, मैमोथ। और ये आदि मानव इससे घबराकर वापस भाग रहे हैं। मुझे सबसे पहले इसी को रोकना होगा, वरना इन आदि मानव को कुचलने के बाद ये राजनगर में घुसकर भी तबाही मचा सकता है। इस विशालकाय जीव को खत्म करने के लिए मेरी सर्व सेना और विष फुंकार बेअसर साबित होंगी। इसको खत्म करने का एक ही तरीका है, और वही है कि मैं अपने विष दंत इसके शरीर में गड़ा दूं, ताकि इसका शरीर पिघलकर बह जाए। और उसके लिए मुझे इसके बिल्कुल पास पहुंचना। ओह, दौड़! मैमोथ के एक भीषण वार ने नागराज के पैर जमीन से उखाड़ दिए, और भारी भरकम पैर उसका मलिदा बनाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगे। नागराज अभी तक संभल नहीं पाया था। मैमोथ का पैर उस पर गिरा जरूर, एक चीख भी उभरी, ईचियों! लेकिन यह चीख नागराज की नहीं थी, यह मैमोथ की चिंगाट थी। सोडांगी का कांटेदार शरीर नागराज की रक्षा को आ गया था। अब मैमोथ सिर्फ 3 पैरों पर असंतुलित सा खड़ा हुआ था। धुड़! और नागराज का एक भीषण वार उसको जमीन पर गिराने के लिए काफी था। अगले पल सोडांगी ने उसके अगले पैरों को कसकर जकड़ लिया। अब मैमोथ फुर्ती से खड़ा हो सकने की हालत में नहीं था। वह क्रोध से चिंगाड़ उठा, और उसने बिजली किसी फुर्ती से अपनी तरफ बढ़ते नागराज को अपनी बालदार सूंड के शिकंजे में कस लिया। अभी अभी एक भीषण वार सह चुके नागराज का दिमाग एक बार फिर अंधेरे में डूबने लगा। ओह, इसकी पकड़ मेरे सीने पर दबाव डाल रही है। मेरी सांस रुक रही है। बेहोश होने से पहले जवाबी हमला करना होगा। सोडांगी, तुम इसके पैर छोड़कर इसकी गर्दन को कस लो। सोडांगी तुरंत इशारा समझ गई। मैमोथ की गर्दन अब सोडांगी के शिकंजे में थी। वह भी सांस नहीं ले सकता था। सूंड का शिकंजा अपने आप खुल गया, और नागराज के जहर भरे दांत मैमोथ की खाल में आ गड़े। धप! और अगले पल मैमोथ का शरीर पानी की तरह गलकर बहने लगा। कई आंखों के लिए यह करिश्मा इतना आश्चर्यजनक था, जिसको कोई भगवान ही कर सकता था। यह पूरा दृश्य किसी और को भी चकित कर रहा था। यह सब क्या हो रहा है? नंबर 2, यह जंगली प्राणी राजनगरी तरफ भागते भागते रुक क्यों गए? और ये इस प्रतिवासी के सामने झुककर क्या कर रहे हैं? इस प्रतिवासी का अद्भुत कारनामा देखकर ये जंगलवासी उसको भगवान समझ बैठे हैं। जिस प्राणी का शिकार ये कई जंगली मिलकर बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, उसको इसने अकेले खत्म कर दिया। वैसे भी जिस प्रकार इसके शरीर से पतले पतले प्राणी निकलकर बाहर आ रहे हैं, उससे तो मैं भी चकित हूं। मैंने प्रतिवासियों के बारे में गहन अध्ययन किया है, लेकिन ऐसी शक्ति तो उन प्रतिवासियों में नहीं है जो पश्चिमी गोलार्ध में रहते हैं। अभी आदि मानव राजनगर पर हमला नहीं करेंगे। ऐसा है तो इस प्रयोग को यहीं पर खत्म कर दो। पृथ्वी के पूरे इतिहास का फिर से अध्ययन करो, और ऐसे प्राणियों की तलाश करो जो खूंखार भी हो, और ऐसे छोटे मोटे चमत्कारों से किसी को भगवान न मान लेते हो। जो आदेश नंबर 1। और फिलहाल इस किरण को बंद कर दो। और राजनगरी काली पहाड़ी पर स्थित कंट्रोल स्टेशन के पास ये शांत हो गए। भारती, तुम्हारी शक्तियां देखकर ये तुमको अपना भगवान समझ रहे हैं। ये तो मैं भी समझ रहा हूँ। ये तो मैं भी समझ रहा था, लेकिन इनसे ये पता करना बहुत जरूरी है कि आखिर ये आए कहां से। सुनो मेरी बात ध्यान से। अरे, ये क्या हो रहा है? सब कुछ गायब हो रहा है। देखो नागराज, कंट्रोल स्टेशन फिर से वापस आ गया है। कमाल है,
सब कुछ वैसे का वैसा हो गया है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन लेकिन इन सब घटनाओं का मतलब क्या था? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भारती। पर राजनगर में एक ऐसा शख्स जरूर है जो शायद कुछ समझ सके, और वह है सुपर कमांडो ध्रुव। ओह, रात भर की गश्त के बाद घर आओ तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत मिल गई हो। लेकिन बात क्या है, कोई नजर नहीं आ रहा है, न ही मम्मी और न ही ओह, तट, ये तो मर गया। श्वेता, ये तो श्वेता की चिल्लाने की आवाज है। घबराना मत श्वेता, मैं आ रहा हूँ। घबरा मत। ओह, क्यों टट 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 टट। तो फिर वीडियो गेम खेलते खेलते चिल्ला रही थी। कब जाएगी तेरी ये बचकानी आदत? आखिर अब तो कॉलेज में आ गई है। किस कॉलेज में तूने एडमिशन लिया है? अरे कॉलेज को मारो गोली भैया, पता है मैंने फायर सिटी का 8वां घर भी पार कर लिया। अभी तक पूरी दुनिया में सिर्फ 14 लोग ही इस गेम को पार कर पाए हैं, और मैं अब 15वीं बन गई हूँ। हे भगवान, अब मुझे फिर से इसकी मानता के बड़े बड़े बखान सुनने पड़ेंगे। किसी भी रूप में आकर मुझे बचा ले, किसी भी रूप में आजा भगवान। डिंग डोंग, आ गया, आ गया मुझे बचाने वाला। देख लो देख लो, जरूर मम्मी बाजार से वापस आई होंगी। दरवाजा खोलते ध्रुव पल भर के लिए चौंक गया। किससे मिलना चाहते हैं? ओह। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव आगे कुछ बोलता, नागराज के इशारे ने उसे चुप करा दिया। आप हमको नहीं जानते मिस्टर ध्रुव, लेकिन हमको आपसे कुछ कुछ जरूरी काम है, अकेले में। और फिर लोन में। ये सब क्या चक्कर है नागराज? तुम इस नए रूप में क्यों हो? एक सेकंड के लिए तो मैं भी धोखा खा गया था। धीरज रखो, मैं सब बताता हूँ, सुनो। और फिर नागराज ध्रुव को सब बताता चला गया, अपना नया रूप धरने के बारे में, और ध्रुव के पास आने के लिए मजबूर करने वाली समस्या के बारे में भी। ओ, और फिर वे आदि मानव एक आग गायब भी हो गए। हाँ, चिंता वाली बात तो यह है कि वे सभी राजनगर की तरफ भागकर आ रहे थे। अगर वे यहाँ पहुंच जाते तो काफी खून खराबा कर सकते थे। ओ, अगर ये हादसा एक बार हो चुका है तो दोबारा भी हो सकता है। तुम यहीं पर रुककर श्वेता के साथ गप्पे मारो भारती। मैं नागराज के साथ जाकर कंट्रोल स्टेशन का इलाका चेक करके आता हूँ। और इसी वक्त राजनगर के दूसरे हिस्से में, तो तुम लोग बैंक नहीं लूट पाए, एक जबरदस्त प्लानिंग के बावजूद भी, क्योंकि वहां पर सुपर कमांडो ध्रुव आ गया था। अगर ऐसा था तो तुम लोग सुपर कमांडो ध्रुव के हाथों से कैसे बच निकले, बताओ। कमांडर नताशा को बताओ, क्योंकि इनको मैंने बचाया। तुम कौन हो? तुम यहाँ तक कैसे आ गए? तुम्हारे आदमियों का पीछा करते करते इनको उस लड़के से बचाने के पीछे मेरा मकसद यही था। ओह, क्या चाहते हैं हमसे? पहले अपने आदमियों को बाहर भेजो, फिर बताता हूँ। और उस रहस्यमय स्पेसशिप में सन 1549, वह इमेज ने भी अपना शिकार ढूंढ लिया है। मैंने भी राजनगर को तबाह करने का तरीका ढूंढ लिया है। नंबर 1, 16वीं शताब्दी की एक बर्बर और खूंखार सेना। शाबाश, ये मध्यकालीन युग के सैनिक किसी भी चमत्कार से प्रभावित होने वाले नहीं है। और जब ये राजनगर में घुसेंगे तो ऐसी तबाही मचेगी, ऐसी तबाही मचेगी मचेगी कि आह, मजा आ जाएगा। उधर ध्रुव और नागराज कंट्रोल स्टेशन पर पहुंच चुके थे। यही वह जगह ध्रुव। इस वक्त जहां पर कंट्रोल स्टेशन है, वहां पर एक गुफा उभर आई थी। सारे आदि मानव उसी से बाहर निकले थे। लेकिन इस वक्त तो यहाँ पर कोई भी निशान नहीं है। उनके पैरों के निशान तक नहीं। सब कुछ गायब है, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। कहीं ऐसा तो नहीं नाराज कि किसी अजीबोगरीब घटनाक्रम में फंसकर तुम और भारतीय भूतकाल में चले गए हो कुछ समय के लिए? नहीं ध्रुव, अगर ऐसा होता तो राजनगर की ये इमारतें भी गायब हो गई होती, जो हमको इस शतान से दिखाई पड़ती रहती हैं। पर वे इमारतें उस समय भी नजर आ रही थी। नागराज, उधर से तूफान जैसी आवाज कैसी आ रही है? धूल भी उड़ रही है। नागराज ने भी उधर नजर घुमाई और उसकी आंखें फैलती चली गई। हे देवकाल जी, ये तो मध्यकालीन युग की एक सेना है ध्रुव, और ये राजनगर पर हमला करने जा रही है। राजनगर पर एक और हमला, पहले आदिमानव का और अब एक मध्यकालीन सेना का। यह सब क्या हो रहा है?
मैं स्टार ट्रांसमीटर पर राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर को खबर तो भेज सकता हूँ, लेकिन जब तक वे लोग इसको रोकने की तैयारी करेंगे तब तक तो ये बर्बर सैनिक कई राजनगर वासियों को मोते घाट उतार चुके होंगे। इनको यहीं पर रोकना होगा। लेकिन ये तो हजारों की संख्या में है। हम दो लोग इनको रोकेंगे कैसे ध्रुव? तुम्हारे पास तुम्हारी सब सेना नागराज, और मेरे पास है जानवरों से बात कर सकने की शक्ति। तो फिर आओ, हो जाए दो से हजारों का मुकाबला। लेकिन इनको जान से न मारने का ख्याल रखना नागराज। जो कुछ हो रहा है उसमें इनकी कोई गलती नहीं है। और दो रणबांकुरे उस बर्बर सेना का रास्ता रोकने के लिए मैदान में आ डटे। अगले पल कई नुकीले हथियार दोनों की तरफ लपके। दूरों तो उछलकर बच गया, लेकिन नागराज ने बचने की कोई कोशिश नहीं की। भाले और तलवार उसके शरीर में आ धसे, लेकिन नागराज खड़ा रहा। सैनिकों के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए यह दृश्य पर्याप्त था। और इससे पहले कि वे संभल पाते, नागराज का हमला शुरू हो गया। इस अनोखे हमले से सैनिकों के साथ साथ घोड़े भी भड़क उठे। ध्रुव ने भी अपना मोर्चा संभाल कर रखा हुआ था, और वह दुश्मन सेना पर हमला करने के साथ साथ दुश्मनों के बीच से ही अपने नए मित्र बनाता जा रहा था। हिनिन हिनिन, जो ध्रुव की सहायता करने को तुरंत तैयार होते जा रहे थे। नागराज अपनी सभी शक्तियों को प्रयोग में ला रहा था, लेकिन सिर्फ दुश्मनों को बेहोश करने के लिए, मारने के लिए नहीं। फू, असर हो जरूर रहा था, लेकिन हजारों सैनिकों की सेना के लिए सिर्फ इतना ही प्रयास काफी नहीं था। बात बन नहीं रही है ध्रुव। हम इतने प्रयासों के बाद भी सिर्फ कुछ ही सैनिकों को रोक पाए हैं। इस तरह से तो हम इनको राजनगर पहुंचने से कभी रोक नहीं पाएंगे। किसी भी बड़ी से बड़ी सेना को रोकने का एक रामबाण तरीका नागराज, और वह यह कि उनके सेनापति को खत्म कर दो। सैनिक अपने आप हथियार डाल देंगे। वह है उनका सेनापति, उस हाथी पर सवार है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए बर्छी भाले और तलवारों से लैस हजारों सैनिकों को पार करना पड़ेगा। और वहां तक न तो मेरे नाग पहुंच सकते हैं और न ही विष फुंकार। मेरे दिमाग में एक योजना है नागराज, और उसे पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। बस जहां जहां मैं जाऊं, मुझको अपने नाग सैनिकों द्वारा कवर करते रहना। ठीक है ध्रुव, क्या है तुम्हारी योजना? ध्रुव की योजना सुनते ही नागराज की आंखें चमक उठी। वह ध्रुव के जाति। ध्रुव की योजना तो जोरदार है, लेकिन उसको सहायता पहुंचाने के लिए मेरे सर्पों का निशाना स्टिक होना चाहिए, और उसके लिए मुझे सर्पों का प्रयोग सर्प बाण की तरह करना होगा। ये मुड़ा सांप और बन गया कमान, और बेहोश सैनिक का कमरबंद बनेगी डोरी। ऐसे तैयार हो गया नागराज का नाग धनुष। ध्रुव भी अपनी तैयारी कर चुका था। हिन हिन, घोड़ों का हिन 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 हिनाना इस बात का सबूत था कि वे ध्रुव की बात समझ गए हैं। और अगले पल ध्रुव अपने साथियों के साथ बिना एक बूंद भी खून बहाए दुश्मन सेना को परास्त करने निकल पड़ा। सेना में घुसते सारे सैनिक ध्रुव पर टूट पड़े, लेकिन उन खाली घोड़ों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया जो सेना में बेधड़क अंदर घुसते जा रहे थे। इधर नागराज का नाग धनुष बिजली की सी गति से नागबाण छोड़े जा रहा था, जो स्टिक निशाने पर जाकर लग रहे थे। ध्रुव पर उठने वाले शस्त्र ध्रुव तक नहीं पहुंच पा रहे थे, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ध्रुव का शरीर हवा में उड़ता हुआ उस खाली घोड़े पर आ टिका जो सेना में काफी अंदर घुस चुका था। और फिर नागबाणों की आड़ में सुरक्षित ध्रुव एक दूसरे घोड़े पर जा पहुंचा जो सेना में और अंदर घुस चुका था। और वहां से उस घोड़े पर जो सेना में इतना अंदर पहुंच चुका था कि वह ठीक सेनापति के हाथी के सामने खड़ा था। नागराज के बाण इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन अब ध्रुव को इसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसने बाजी जीत ली थी। सेनापति अब ध्रुव के शिकंजे में था, और पूरी सेना ऐसी खड़ी यह दृश्य देख रही थी। सेना के साथ साथ कोई और भी यह दृश्य देख रहा था। ये क्या हुआ? नंबर 2, इस पृथ्वीवासी युवक ने सेना नायक को अपने कब्जे में ले लिया है। नंबर 1, और बिना सेना नायक के निर्देश दिए सेनाएं लड़ नहीं सकती।
ऐसा तो हमारे यहाँ भी होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह खूंखार और बर्बर सेना राजनगर की तरफ नहीं बढ़ेगी। एकदम ऐसा ही है नंबर वन। तो फिर अब यह सेना का हमारे किसी काम की नहीं रही। किरण को बंद कर देना चाहिए। किरण के बंद होते ही खट, सब कुछ फिर से सामान्य स्थिति में आ गया। यह क्या हो गया नागराज, एकाकी सब कुछ गायब हो गया। ऐसा ही उन आदिमानवों के साथ भी हुआ था। वे भी एकाकी अदृश्य हो गए थे। इस समानता के अलावा इन दोनों घटनाओं में एक और भी समानता है नागराज। कौन सी समानता? सोचो नागराज, दोनों ही घटनाओं में ये लोग तभी अदृश्य हुए जब इनका राजनगर की तरफ बढ़ना रोक दिया गया था। यानी इनका मकसद राजनगर को तबाह करना था। इनका मकसद नहीं नागराज, ये तो सिर्फ मोहरे हैं। इनके जरिए कोई और ही राजनगर को तबाह करने की कोशिश में है। तुम्हारी बात में दम तो लगता है ध्रुव, लेकिन एक गड़बड़ है। अगर कोई नहीं खूंखार प्राणी को राजनगरी की तबाही के लिए प्रकट कर रहा है तो यहाँ पर क्यों कर रहा है? सीधे राजनगर के अंदर ही प्रकट क्यों नहीं कर देता? पता नहीं। यहाँ पर तो तुम्हारी कंट्रोल स्टेशन के अलावा और कुछ नहीं है। कहीं से इन घटनाओं का कोई संबंध तो नहीं? तुम्हारे कंट्रोल स्टेशन में काम करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है नागराज। इस स्टेशन में सिर्फ एक आदमी रहता, ध्रुव, एक मेंटेनेंस इंजीनियर, बस। क्योंकि यह पूरा स्टेशन ऑटोमेटिक है और वह इंजीनियर भी छुट्टी पर गया हुआ है, क्योंकि फिलहाल कंपनी खरीदने के चक्कर में काम ठप पड़ा हुआ है। और कंट्रोल स्टेशन की सुरक्षा के लिए गार्ड्स वगैरह नहीं है। थे, लेकिन पहले जाके रखे गार्डों पर हमको भरोसा नहीं था, इसलिए हमने उनको निकाल दिया और हमारे गार्ड्स आज शाम तक आएंगे। और इस बीच कोई कंट्रोल स्टेशन में घुस गया तो नहीं घुस सकता, क्योंकि चारों तरफ से सील है। कंट्रोल स्टेशन में सिर्फ एक ही घुसने का रास्ता है, और उस पर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा लगा है जो सिर्फ एक खास कोडवर्ड से ही खुल सकता है। यानी स्टेशन से गड़बड़ी होने की कोई आशंका नहीं है, फिलहाल तो नहीं। तो फिर आओ घर चलकर सोचते हैं कि आखिर ये सब चक्कर क्या है। और इसी वक्त राजनगर के एक दूसरे हिस्से में हम, यानी तुम हमको काम बाद में बताओगे, ठीक है, लेकिन अगर हम तुम्हारा काम कर देंगे तो बदले में हमको क्या मिलेगा? तुमको मिलेगा एक ऐसा आधुनिक शस्त्रों का एक बड़ा जखीरा, जिनको धरती का बड़े से बड़ा अस्तर भी हरा नहीं सकता। तो क्या ये हथियार धरती से बाहर के हैं? कौन हो तुम? इन सवालों का जवाब ढूंढकर अपना समय व्यर्थ मत करो। काम हो जाने के बाद भी ये हथियार तुम्हारे पास ही रहेंगे। और इनसे तुम चाहो तो धरती पर राज कर सकते हो और चाहो तो धरती को नष्ट कर सकते हो। तुम किस काम की इतनी बड़ी कीमत देने को तैयार हो? इमेज, तुम मेरे को इमेज कह सकते हो और काम समय आने पर बता दिया जाएगा। तब तक इंतजार करो। और स्पेसशिप में हमारा दूसरा भीषण वार भी बेकार हो गया। अब तक के हमारे दोनों तरीके पृथ्वी के इतिहास में से लिए हुए थे, इसलिए इन हमलों को रोकने में पृथ्वीवासी सफल रहे। अब हमको कोई ऐसा जबरदस्त हमला सोचना पड़ेगा जो पृथ्वीवासियों ने कभी देखा ही न हो, जिससे वे कभी लड़ ही न सकते हो। आपने एक बात का ध्यान दिया नंबर वन, हमारा रास्ता 3 बार रोका गया है। पहली बार इमेज को, दूसरी बार आदिमानव को, और तीसरी बार इस बर्बर सेना को। और तीनों ही बार हमारा रास्ता काटने वाले ये दोनों प्रतिवासी ही थे। इस बात पर तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया था नंबर टू। इस बात पर तो मैंने भी ध्यान दिया था नंबर टू। हम लोगों को इन दोनों पर नजर रखनी होगी ताकि ये इस बार हमारी योजना पर पानी न फेर सके। मैं रखता हूँ। और राजनगर में को बार थी, बोर तो नहीं हुई? बोरियत कैसी? मैं तो श्वेता को वीडियो गेम खेलते हुए देख रही थी। कमाल का खेलती है। खट खट। अरे अरे, ये लेजर तोप कहाँ से आ गई? बुम ब्रुम। वो मारा, खत्म हो गई लेजर तोप भी। श्वेता इज ग्रेटेस्ट। अब ये टेंटे पोपो बंद कर श्वेता, और मेहमानों के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कर।
ओफो, ठीक है ठीक है, मैं गेम को पॉज पर कर देती हूँ। और इसी वक्त रीचा उर्फ ब्लैक कैट के ग्रीन बेल्ट अपार्टमेंट स्थित फ्लैट में मेरी किस्मत में शायद शनि की दशा चल रही है। डॉक्टर भंडारी का जो मैग्नेटिक डिसोनेटर मेरी स्नायु तंत्र की बीमारी को रोक सकता था, वह ब्लास्टो ने नष्ट कर दिया है। लेकिन उससे मिलता जुलता कोई ना कोई यंत्र तो दुनिया में कहीं ना कहीं पर होगा ही। और इंटरनेट से मुझे उस जगह की जानकारी मिल सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया के सभी महत्वपूर्ण कंप्यूटर बैंक इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। अगर कुछ हाथ लग गया तो ठीक है, वरना मरना तो है ही। रीचा अपनी परेशानियों से जूझ रही थी और कोई और अपनी परेशानियों से। सोचो सोचो नंबर 2, कोई अनोखा तरीका सोचो राजनगर को तबाह करने का। अरे जब हम राजनगर को तबाह नहीं कर पा रहे हैं, तो लंदन और न्यूयॉर्क को कैसे तबाह करेंगे। नंबर 1, इधर देखिए, यह वह मॉनिटर है जो नागराज और ध्रुव नामक पृथ्वीवासियों की हरकतों पर नजर रखे हुए हैं। देखे इस वक्त उस पर क्या आ रहा है। अरे इस मॉनिटर की स्क्रीन पर तो अजीबोगरीब सी तस्वीरें आ रही है। नंबर 2, ऐसा दृश्य तो मैंने पृथ्वी पर कहीं नहीं देखा। यह कोई सही दर्शन नहीं है। नंबर 1, यह वीडियो गेम है। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक खेल है, जिस पर पृथ्वीवासी भविष्य के खेल खेलते हैं। भविष्य के खेल, वाह वाह। अगर यह खेल वास्तविक होकर राजनगर में उतर आए तो क्या होगा। नंबर 2, तबाही। नंबर 1, तो तुम तुरंत इन वीडियो गेम कैमरों की नकल करके इन आकृतियों को किरण के द्वारा राजनगर में भेजने की व्यवस्था करो। अभी करता हूं। नंबर 1, लेकिन एक समस्या है। उन दोनों खतरनाक प्रतिवासियों को कंट्रोल स्टेशन पर शक हो गया है। अगर राजनगर में वीडियो आकृतियों के उतरने के बाद उन दोनों ने कंट्रोल स्टेशन को तोड़ने की कोशिश की तो हम इसी स्थिति के लिए तो इमेज ने दुष्ट प्रकृति वाले प्रतिवासियों को ढूंढ रखा है। अब हम रोबोट नताशा नाम के उन प्रतिवासियों का इस्तेमाल कंट्रोल स्टेशन की सुरक्षा के लिए करेंगे। अगर ध्रुव और नागराज वहां पहुंच गए तो उनको रोबो का मुकाबला करना पड़ेगा, जो हमारे हथियारों से लैस होगा। इमेज को मैसेज भेज दो, वह रोबो को कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। और उसके बाद शुरू कर दो राजनगर की तबाही का सिलसिला। राजनगर में धीरे धीरे शाम गिरने लगी थी। हम दोनों जरा कंट्रोल स्टेशन से होकर आते हैं ध्रुव, हमारे गार्ड्स वहां पहुंचने वाले ही होंगे। हाँ, कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते 1 घंटा तो लगेगा ही। इस वक्त ट्रैफिक भी काफी होगा। यह भैया और मिस्टर राज अपने आप को इतना स्मार्ट क्यों समझते हैं। जरा से बाल सीधे कर लिए और चश्मा लगा लिया तो समझ बैठे कि श्वेता नागराज को पहचान नहीं पाएगी। लेकिन श्वेता सिर्फ श्वेता ही नहीं, चंडिका भी है, और चंडिका से छिपना बहुत मुश्किल काम है। नागराज कंट्रोल स्टेशन के लिए रवाना हो रहा था और उसके गार्ड्स पहले कंट्रोल स्टेशन पहुंच चुके थे। कमाल है, भारती जी तो यहाँ पर पहुंची नहीं। कोई बात नहीं, कहा है तो आएगी जरूर, तब तक हम इंतजार कर लेंगे। अब तो यहीं पर रहना है। उस गार्ड को यह पता नहीं था कि उसको क़यामत तक वहीं पर रहना था, क्योंकि उसी जगह पर चलनी थी उन सब की चिता। भ्रूम। वाह, क्या हथियार है, नामो निशान तक नहीं बचा। अब तुम लोग रोबो आर्मी के आदमी नहीं हो, बल्कि मिस भारती और मिस्टर राज के बुलाए हुए गार्ड्स हो। अपनी अपनी पोजीशन ले लो और जो भी इस कंट्रोल स्टेशन के आसपास भी आए उसको खत्म कर दो, चाहे वह नाराजी क्यों न हो। अंतरिक्ष यान पर वीडियो गेम कैस्टो की कॉपी भी तैयार हो गई है और कंट्रोल स्टेशन पर पहरा भी बिठा दिया है। नंबर 1, तैयारी पूरी है। अब सिर्फ आपके आदेश की प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा तो मुझे भी है, राजनगर की तबाही की। और इस बार हमारा तरीका फुल प्रूफ है, क्योंकि इस बार तबाही राजनगर के बाहर से नहीं, राजनगर के अंदर से शुरू होगी। क्योंकि यह वीडियो इमेज सीधे राजनगर नगर के बीचों बीच उतरेंगी। ऐसा अपने आदिमानव और बर्बर सेना के साथ क्यों नहीं किया। नंबर 1, उनको तो राजनगर के बाहर प्रकट किया गया था। वह इसलिए मूर्ख, क्योंकि उन दोनों का वास्तविक स्थान वहीं पर था। लाखों वर्ष पहले आदि मानव वहीं पर रहते थे और उस बर्बर सेना ने भी युद्ध भी वहीं पर लड़ा था।
हमारी किरण ने तो सिर्फ उनको फिर से जीवित किया था। लेकिन इन वीडियो इमेजों का कोई वास्तविक स्थान नहीं है। इनको तो जहाँ चाहे वहीं पर प्रकट किया जा सकता है। देखो, ये दबा बटन, चालू हुई किरण और शुरू हो गई राजनगर की तबाही। चलो, हैवी ट्रैफिक वाला रास्ता तो पार कर लिया। इस रास्ते पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। अब कंट्रोल स्टेशन पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अचानक ये एका क्या हो रहा है भारती? मेरी आंखें दोहा खा रही है या सारे दर्शक खुद ब खुद धुंधले पड़ते जा रहे हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है नागराज। ये नागराज नगर पर सीधा हमला लग रहा है भारती। मुझे नागराज के रूप में आज जाना चाहिए। सारे दर्शक एकदम काल्पनिक से हो गए हैं नागराज। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग किसी वीडियो गेम के बीचों बीच खड़े हुए हैं। ठीक वैसा ही जैसा श्वेता खेल रही थी वीडियो गेम। अरे हाँ, ये तो स्टील मॉन्स्टर का चौथा हाउस है। ये वीडियो गेम तो मैंने भी खेला हुआ नागराज। अच्छा, और तुम्हारा नाम क्या है? अभिषेक। तो अभिषेक, इस गेम में आगे क्या होगा? वैसे तो यहाँ पर एक स्टील शार्क आती है, लेकिन फिलहाल तो कहीं नजर आ नहीं रही। नागराज, अभिषेक बचाओ। ओ, मेरी कार एक स्टील शार्क में बदल गई है और भारती उसी के अंदर है। और वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर। वीडियो गेम तो तू सचमुच अच्छा खेलते श्वेता। किससे सीखा तूने ये? चंडिका से। वह तो मुझसे भी बड़ी उस्ताद है। चंडिका? ओ, वह सुपर रेशम कन्या, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। उसके पास भी तुम्हारी तरह फालतू टाइम। कैप्टन कैप्टन ध्रुव, कैसी? फिफ्थ एवेन्यू पर बड़ी अजीबोगरीब सी घटना हो रही है। कैसी घटना रेणु? फिफ्थ एवेन्यू का पूरा इलाका एक वीडियो गेम के सेट सा बन गया है। ऐसा लग रहा है जैसे वह असली इलाका नहीं बल्कि टीवी स्क्रीन पर चल रहा वीडियो गेम हो। तुमको कैसे पता चला? और पुलिस हेडक्वार्टर से मेरे पास मैसेज क्यों नहीं आया? मैं उस एरिया के पास गश्त पर थी। सारे ट्रांसमिशन गड़बड़ हो रहे हैं, मैसेज साफ नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैंने फोन करने के बजाय यहाँ करी तुमको खबर देना ज्यादा उचित समझा। ओह, यह भी जरूर राजनगर को तबाह करने की कोशिश है। तीसरी कोशिश पहले दो कब हुई थी, लौट कर बताऊंगा। ठीक है भैया, मैं चंडीगढ़ से संपर्क बंद करने की कोशिश करती हूँ। किस लिए? तुम्हारी मदद के लिए। वीडियो गेम का मामला है, इसमें चंडीगढ़ तुम्हारी काफी मदद कर सकती है। ट्रांसमिशन सचमुच जाम हो रहे थे। यह क्या? स्क्रीन पर एक आग डिस्टरबेंस क्यों आने लगी? खैर, मैं कंप्यूटर की मदद से ही पता कर लूंगी कि इस डिस्टरबेंस का केंद्र कहाँ पे है, और यह भी कि इस डिस्टरबेंस का मुख्य कारण क्या है। कारण जानने में थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन कारण जानकर रीचा की आंखें फैलती चली गई। ओ माय गॉड! डिस्टरबेंस का मुख्य केंद्र एक संचार उपग्रह का कंट्रोल सेंटर है जो काली पहाड़ी पर बना हुआ है। लेकिन इस वक्त सैटेलाइट से जो सिग्नल कंट्रोल स्टेशन तक आ रहे हैं, ये ऑडियो विजुअल सिग्नल नहीं है। ये कुछ अजीब से सिग्नल है, और मुझे पूरा यकीन है कि सारी गड़बड़ इन सिग्नल के कारण ही है। ब्लैक कैट को इस मामले की तह तक पहुंचना ही होगा। और राजनगर की फिफ्थ एवेन्यू पर इस स्टील शार्क पर तो मेरी सारी शक्तियां बेसर है। इसको खत्म कैसे किया जा सकता है अभिषेक? वैसे तो इसको पावर स्वॉर्ड से खत्म किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर तलवार तो कहीं है ही नहीं। काश इस वक्त कहीं से पावर स्वॉर्ड मिल जाती तो। ओह, अरे, मेरे सोचते ही मेरे हाथ में पावर स्वॉर्ड आ गई। यानी यह वीडियो गेम दरअसल सिर्फ चीजों का रूप ही नहीं बदलता, बल्कि असली गेम की तरह उनको हराने की शक्ति भी देता है, और वह भी सोचते ही। अब क्या अभिषेक? इसके पीठ पर लगे डैने यानी फिन पर वार करो नागराज, यह तुरंत खत्म हो जाएगा। नागराज के की स्टिकवाद ने डैने को स्टील शार्क के दर्द से अलग कर दिया। खड़च! और डैने के कटते ही स्टील शार्क वापस कार के रूप में आ गई। भारती, तुम ठीक तो होने? थोड़ा सा सिर घूम रहा है बस। वैसे तो ठीक महसूस कर रही हूँ। लेकिन यह वीडियो गेम दर्शक तो स्टील शार्क के मरने से भी खत्म नहीं हुआ। मेरे ख्याल से हमको इस गेम से बाहर निकलने के लिए
पूरा हाउस खेलना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या आता है अभिषेक, इसके बाद टेक्नो सोर्स आता है, उसको मार दोगे तो ये हाउस पार हो जाएगा। टेक्नो सोर्स ये क्या, यह तो बहुत ही खतरनाक और विशाल राक्षस है अभिषेक। इसको कैसे खत्म किया जाएगा, पता नहीं नागराज, इसको मैं कभी पार नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ ध्रुव तेजी से फिफ्थ एवेन्यू की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसको यह पता नहीं था कि वीडियो इफेक्ट अपना दायरा बढ़ा रहा था। ये क्या हो रहा है, चारों तरफ का दृश्य है धुंधला सा क्यों होता जा रहा है, और मेरी मोटरसाइकिल को ये क्या हो रहा है। मेरी मोटरसाइकिल एक ड्रैगन में तब्दील हो गई है, और सिर्फ मेरी नहीं, और दूसरी गाड़ियां भी ड्रैगनों में तब्दील हो गई हैं। और ये ड्रैगन राजनगर पर बम गिरा रहे हैं, ये राजनगर को तबाह कर रहे हैं, और मैं इनको रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। राजनगर की तबाही शुरू हो चुकी थी, और साथ ही साथ उसको बचाने के प्रयास भी। हाँ, ये तो ड्रैगन स्कूल का 5वां हाउस है। मैं तो भैया के पीछे पीछे उसकी मदद करने के लिए आई थी, लेकिन मेरे कुछ समझने से पहले सारा दृश्य बदलने लगा था। वैसे तो इन ड्रैगनों को किलर फ्यूम से खत्म किया जाता है, लेकिन वे फ्यूम तो किलर पंप में से निकलती हैं। वीडियो गेम में तो किलर पंप एक बटन दबाते ही हाथ में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर तो अरे, सोचते ही मेरे हाथ में किलर पंप आ गया। यानी वीडियो गेम में जो बटन दबाने से होता है, वह इस गेम में सोचने से होता है। खैर कुछ भी हो, अब इन ड्रैगनों की खैर नहीं। भैया वाले ड्रैगन को ही सबसे पहले खत्म करती हूँ, वैसी तरफ आ रहा है। भाई दूरो, तुम इस छत पर कूद जाना, मैं इस ड्रैगन को खत्म करने जा रही हूँ। चंडिका यानी श्वेता ने तुमसे संपर्क बना ही लिया। कूदो। किलर फ्यूम की चपेट में आते ही ड्रैगन खत्म होना शुरू हो गया, और ध्रुव के साथ साथ उसकी मोटरसाइकिल भी अपने वास्तविक रूप में आकर छत पर आ गिरी। ड्रैगन को खत्म करने वाली ये गन तुमको कहाँ से मिली चंडिका? अगर ये गन मेरे पास भी होती तो मैं भी ड्रैगन को खत्म करने में मदद कर सकता था। ये गन ही किलर पंप है ध्रुव, और इसका ध्यान करते ही यह पंप तुमको भी मिल जाएगा। मिल जाएगा से क्या मतलब है? ऐसी हवा में से मिल जाएगा? हाँ तुम सोचो तो। और ध्रुव का ध्यान लगाती, वाह सचमुच, यानी वीडियो गेम में जो बटन दबाने से होता है, वह यहाँ सोचने से ही हो जाता है। ठीक समझे? अब इस पंप में से फायर करने पर फ्यूम निकलेगी। सारे ड्रैगन इसकी मैग से खींचे चले आएंगे, और फ्यूम के संपर्क में आते ही खत्म हो जाएंगे। यानी ये अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे, वाहनों के रूप में। तो लो, ये किया मैंने फायर। किलर फ्यूम ड्रैगनों को अपनी तरफ खींचने लगी, और उसके संपर्क में आते ही ड्रैगन वापस वाहनों के रूप में बदलने लगे। ये क्या हो रहा है नंबर 2? ये दोनों तब मिलकर राजनगर में तबाही फैलाने वाले ड्रैगनों को खत्म कर रहे हैं। ये इनका नहीं, इस पंप का कमाल है। ये पंप इनको कैसे मिल गया? क्योंकि वीडियो गेम में ये ड्रैगन इस किलर पंप से ही मरते हैं। हर खेल की तरह वीडियो गेम में कुछ नियम होते हैं नंबर 1, और मैं नियमों को नहीं बदल सकता हूँ। वीडियो गेमों के जो भी प्राणी जिस भी हथियार से खत्म होते हैं, वह हथियार इनको सोचते ही मिल जाएगा। मैं इनको नहीं रोक सकता नंबर 1। रोक सकते हो, इनको किसी ऐसे वीडियो गेम में डाल दो जहां पर न तो प्राणी हो और न ही हथियार। इनको किसी ऐसी बुलबुलिया में डाल दो जहां से ये राजनगर की तबाही के बाद ही निकल पाए। और अगले पल ध्रुव और चंडिका के आसपास का दृश्य बदल गया। ये क्या हुआ चंडिका? ये हम कहां पर आ गए? यह तो डंजन एंड ड्रैगन की बुलबुलिया लगती है। यह गेम मैंने बहुत पहले खेला था, तब यह सब उसमें नहीं था। यह उस गेम का नया रूप लगता है, और इससे कैसे बाहर निकला जाएगा यह मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं चंडिका, सामने 3 सुरंगें दिख रही हैं, इनमें से एक सुरंग बाहर जाने का रास्ता है, और यह सिर्फ कोशिश करने से पता लग सकता है कि वह सुरंग कौन सी है। आओ, हमारे पास वक्त नहीं है। हमको तीनों सुरंगों को एक एक करके तलाशना होगा, ताकि हमको सही सुरंग का पता चल सके।
नागराज के पास भी वक्त नहीं था। इसको खत्म करने का तरीका तो मुझे पता नहीं, लेकिन शायद ये पावर स्वॉर्ड कुछ असर दिखा सके। लेकिन पावर स्वॉर्ड उस मैक्रोसॉरस के शरीर से टकराती चूर चूर हो गई और नागराज का शरीर शिकंजे में कस गया। और वह शिकंजा नागराज को उसकी मौत की तरफ ले जाने लगा, यानी अपने मुंह की तरफ। और कंट्रोल स्टेशन पर हम अजीब से हथियार लिए कई सारे गार्ड कंट्रोल स्टेशन की रखवाली कर रहे हैं। लगता है मेरा शक गलत नहीं है। यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है, और वह गड़बड़ क्या है वह ये गार्ड मुझे बताएगा। गार्ड का मुंह चिल्लाने के लिए खुला जरूर, लेकिन उसमें से आवाज नहीं निकली। ब्लैक कैट की एक झलक उसके होश फाख्ता कर देने के लिए काफी थी, और उसके बाद उसके चिल्ला सकने की सारी संभावनाएं खत्म हो गई। अब वह सिर्फ फुसफुसा सकता था। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? ये हथियार कहाँ से आए तुम्हारे पास? हाँ, हम भारतीय कम्युनिकेशन के गार्ड हैं। ये हथियार भी हमको उन्होंने ही दिए हैं, और हमको आदेश है कि जो भी इस कंट्रोल स्टेशन के आसपास आए उसे उड़ा दिया जाए। ऐसा हथियार तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसमें गोलियां कैसे भरते हैं? इसमें से गोलियां नहीं, विखंडन किरण निकलती है लड़की, जो किसी भी वस्तु को एक पल के समय हिस्से में हवा कर सकती है। और अब अगर तूने हिलने की कोशिश की तो तेरा भी यही हाल होगा। बता कौन है तू? यहाँ किस लिए आई है? इधर ब्लैक कैट रोबो के आदमियों के बीच में फंसी हुई थी, और उधर ध्रुव और चंडिका उस बुलबुलिया में। यह तीसरी सुरंग है चंडिका, लेकिन इसका रास्ता भी हूबहू पहली दोनों सुरंगों की तरह ही है। हाँ, और इसका मतलब है कि हम फिर उसी जगह पर वापस निकल आएंगे जहां पर से ये तीनों सुरंगें शुरू होती हैं। यह तो जी बुलबुलिया है। जहां से चलो फिर वहीं पर आ जाते हैं। आखिर बाहर निकलने का रास्ता कोई ना कोई तो होगा ही। लेकिन वह रास्ता ये सुरंगें नहीं है। ऐसी एक बुलबुलिया मारियो के गेम में भी थी, चौथे हाउस का चौथा घर। लेकिन उसमें ऊपर चढ़कर नीचे उतरने से सही रास्ता अपने आप मिल जाता है, पर इसमें ऐसा भी कोई रास्ता नजर नहीं आया। इसका मतलब यह है कि रास्ता कहीं और होगा। ये सुरंगें सिर्फ धोखा देने के लिए है, और उस रास्ते का संबंध उन गोलों से जरूर है, क्योंकि जहां पर ये ही एक ऐसी चीज है जो बाकी चीजों से अलग नजर आ रही है। देखते हैं कि इसको खटखटाने से क्या होता है। पहले गोले पर वार करने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे गोले पर वार होते ही एक नई सुरंग नजर आने लगी। वाह, ये तो रास्ता बन गया, पर अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा है। काफी अंधेरा है, कहीं यहाँ पर कोई खतरा न हो। हम जब तक यहाँ पर खड़े रहेंगे, राजनगर की करोड़ों जानों पर खतरा मंडराता रहेगा। हमको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलकर राजनगर की तबाही को रोकना है, और उसके लिए मैं हर खतरा उठाने को तैयार हूँ। आओ। और अंदर पैर रखते ही दोनों के शरीर तेजी से फिसलते चले गए। ओ माय गॉड, यह तो ज्वाइंट स्लाइड है ध्रुव। हम बहुत तेजी से नीचे फिसल रहे हैं, और अगर नीचे हमारी स्पीड को कम करने के लिए कोई चीज न हुई तो हमारी हड्डियां बदन से अलग हो जाएंगी। लेकिन इसकी नौबत नहीं आई। नीचे तक पहुंचते पहुंचते स्लाइड का ढलान काफी कम हो चुका था। पता नहीं अब हम बाहर निकलकर किस मुसीबत में फंसने वाले हैं। लेकिन जिस जगह पर ध्रुव और चंडिका बाहर निकले, वहां पर कोई और मुसीबत में था। नागराज, ओह, यह तो हम स्टील मॉन्स्टर के गेम में आ गए हैं, और ये टेक्नो मैक्नो सोर्स हैं। इससे बचने की कोशिश मत करो नागराज। जितना कसमसाओगे, ये उतना ही तुमको दबाता जाएगा। तुम जादुई रसायन का ध्यान करो, और रात में आते ही उसको तुरंत पी जाना। जादुई रसायन तो ये है इस मैक्नो सोर्स का तोड़। नागराज के जादुई रसायन पीते ही गुटक गुटक सब कुछ सामान्य अवस्था में आ गया। ध्रुव, चंडिका, तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए? हम एक दूसरे गेम में फंसे हुए थे। न जाने कैसे हम उस गेम से इस गेम में आ गए तुम्हारे पास। चलो, ये तो अच्छा ही हुआ कि तुम लोग यहाँ पर आ गए, और चंडिका ने मुझे मैग्नो सोर्स को मारने का तरीका बता दिया।
वरना यह राक्षस मुझको ही मार डालता। अभी वीडियो गेम इफेक्ट खत्म हो गया है, लेकिन न जाने फिर कब शुरू हो जाए। इसलिए इन दोनों को लेकर यहाँ से निकल जाओ भारती। मैं नागराज और चंडिका इस समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और उस अंतरिक्ष यान में यह क्या हो गया नंबर 2, ये दोनों नागराज और ध्रुव तो अलग अलग गेमों में फंसे हुए थे, ये एक जगह पर कैसे आ गए? ये दोनों गेम एक ही कंट्रोल पैनल में चल रहे हैं नंबर 1, इसलिए इनका कहीं ना कहीं से कनेक्शन होना स्वाभाविक है। और यही कनेक्शन राजनगर में चल रहे अलग अलग वीडियो गेम इफेक्टों तक भी पहुंच गया होगा। दोबारा ऐसी गलती मत करना और वीडियो गेमों को तुरंत बदल दो। और राजनगर में भारतीय अभिषेक और उसकी मां को लेकर निकल चुकी थी। तुमने इस समस्या के जड़ तक पहुंचने की बात कह तो दी ध्रुव, लेकिन उस जड़ को ढूंढा कैसे जाएगा? वह जड़ तुम्हारी कंट्रोल स्टेशन में है नागराज, उसको ढूंढकर नष्ट कर दो तो यह वीडियो इफेक्ट भी नष्ट हो जाएगा। तुम कंट्रोल स्टेशन जाकर अपना काम करो और हम लोग यहाँ पर इस तबाही को रोकने की कोशिश करते हैं। ओके ध्रुव, गुड आइडिया। नागराज तुरंत कंट्रोल स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। हम लोग तबाही को कैसे रोकें ध्रुव? हमारा दुश्मन हर बार गेम बदलता जाएगा और हम लड़ते लड़ते थक जाएंगे। यह जो कुछ भी हो रहा चंडिका, वह किसी अत्याधुनिक विज्ञान का करिश्मा है। और अत्याधुनिक विज्ञान को अत्याधुनिक विज्ञान से ही काटा जा सकता है। हम धनंजय की मदद लेंगे, उसके पास स्वर्णनगरी की अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। फिफ्थ एवेन्यू समुद्र तट के बगल में ही स्थित था। कुछ ही मिनटों बाद वे आ गई डॉल्फिन। यह मेरा संदेश स्वर्णनगरी तक पहुंचा देगी। ध्रुव और डॉल्फिन के बीच सीटियों की भाषा में बातें शुरू हो गई। और तभी अचानक ध्रुव, वीडियो इफेक्ट फिर से शुरू हो रहा है और कंट्रोल स्टेशन के पास। सिचुएशन कंट्रोल में है, मुझे फिलहाल बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुमने शायद सुना नहीं कि मैंने क्या पूछा, कौन हो तुम? मुझे तुम जैसे कीड़े ब्लैक कैट कहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा पहनावा बिल्ली जैसा है, हरकतें बिल्लियों जैसी हैं और मेरा हथियार भी बिल्लियां ही हैं। जेनिफर टेक। जेनिफर नाम की उस बिल्ली से टकराते ही मांस के लोथड़े हवा में बिखर गए, एक धमाके के साथ बुम। और इस धमाके से शुरू हो गया युद्ध का ऐलान ब्लैक कैट के पास। ब्लैक कैट के पास अब पूछताछ करने का समय नहीं था। गुंडों के पास अत्याधुनिक हथियार तो जरूर थे, लेकिन हथियारों से न तो कोई लड़ाई कभी जीती गई है और न ही जीती जाएगी। क्रॉक। लड़ाई में काम आता तो ठंडा दिमाग, युद्ध कौशल और जीतने की एक ज्वलंत इच्छा। कमाल है, इस लड़की ने तो पलक झपकते ही सारे गुंडों को बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया और मुझे इतना भी मौका नहीं दिया कि मैं इसको रोक सकूं। अरे ये कौन आ रहा है? अभी मेरा छिपे रहना ही उचित लगता है। आने वाले की खबर ब्लैक कैट को भी हो गई थी। कोई आ रहा है, यह जरूर इन कमीनों का बॉस होगा। जो भी हो, अब यही मुझको बताएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ब्लैक कैट ने नागराज के बारे में काफी कुछ सुन तो रखा था, लेकिन उसको देखा कभी नहीं था। अरे ये क्या, ये तो वही गार्ड लगते हैं जो आने वाले थे। इस कंट्रोल स्टेशन में जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन इनकी यह दयनीय हालत बनाई किसने? मैंने। ओ, कौन हो तुम? तुम्हारे गुंडों को तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे ब्लैक कैट कहते हैं और ये जानने के बाद वे होश में नहीं रह पाए। अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो? इस कंट्रोल स्टेशन पर तुम्हारे आदमी क्या कर रहे हैं? हालांकि तुम मुझे अपनी पोशाक से ही अपराधी लग रही हो और मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने को बाध्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बेकार के झगड़े से बचने के लिए बताता हूँ। यह कंट्रोल स्टेशन मेरे दोस्तों की सैटेलाइट कंपनी का है और ये इस कंट्रोल स्टेशन के गार्ड थे जिनको तुमने बेहोश कर दिया। ओह, तो ये गुंडे तुम्हारे गार्ड थे? तो जरा यह भी बता दो कि इनके पास ये हथियार कहाँ से आए जो विखंडन किरण छोड़ते हैं और देखने से पृथ्वी के नहीं बल्कि दूसरे ग्रह के लग रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये हथियार कहाँ से आए, यह बात तो सिर्फ ये गार्ड ही बता सकते हैं।
ओ, यानी तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे आदमी हथियार कहाँ से लाए। तड़ाक, लगता उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ओ, तुम मुझे गलत समझ रही हो। सुनो, मैं ना धड़ाक, बताओ किस कंट्रोल स्टेशन में क्या गड़बड़ हो रही है। इधर नागराज ब्लैक कैट को अपनी बात नहीं समझा पा रहा था, और दूसरी तरफ ध्रुव खुद नहीं समझ पा रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। यह क्या चंडीगढ़, एक आकाश में बहुत सारे लड़ाकू विमान आ गए हैं और ये राजनगर पर बमों की बारिश कर रहे हैं। ऐसे तो ये 1 घंटे के अंदर अंदर राजनगर को तबाह कर देंगे। इनको रोकने का क्या तरीका है। ये टोरा टोरा वीडियो गेम चल रहा है ध्रुव। ये फाइटर बॉम्बर प्लेन है। इनको नष्ट करने के लिए हमको फ्लाइंग एंटी एयरक्राफ्ट गन का सहारा लेना पड़ेगा। फ्लाइंग एंटी एयरक्राफ्ट गन। लेकिन एक बात का ध्यान रखना ध्रुव, इन फाइटर प्लेनों को एक ही बार में नष्ट करना होगा, और इसके लिए इनको भी इनके बीचों बीच में ही वार करना जरूरी है। किसी और जगह पर निशाना लगने से यह हमारी स्थिति को भांप कर हम पर ही मिसाइल दाग देगा। समझ गया चंडीगढ़, तुम चिंता मत करो। वीडियो गेम पर मेरा हाथ चाहे सदा हुआ न हो, लेकिन निशाना लगाने का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। और दूसरी तरफ नागराज के सबर का पैमाना छलक चुका था। बस बहुत हो गया। अब तुम मुझे बताओगी कि तुमने इस कंट्रोल स्टेशन में क्या गड़बड़ी की है। ये नागरसी। ओह, तो तुम नागराज हो और तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए अपराधियों का साथ दे रहे हो। लेकिन तेरा मुकाबला ब्लैक कैट से है, और ब्लैक कैट जब दुश्मनी करती है तो निभाती भी है, फिर चाहे दुश्मन नागराज हो या सुपरमैन। खच, ब्लैक कैट का बदन हरकत में आया और नागराज के नाग कट कट कर गिरने लगे। ओह, कमाल की फुर्ती इस लड़की में। इसने तो मेरी नाग सेना को काट कर रख दिया। नाग सेना को इस्तेमाल करने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। अब मुझे अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। नागराज कुश्ती की कई कलाओं में माहिर था, लेकिन ब्लैक कैट भी इस कला की मास्टर थी। खसक। ओह, मुकाबला बराबरी का था, लेकिन मुकाबला जितनी देर चलता है सारी शक्ति का महत्व उतना ही बढ़ता जाता है। ब्लैक कैट में फुर्ती जरूर थी, लेकिन नागराज में असंख्य सर्पों का बल शामिल था। ओह, अब मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगी, इसलिए अब मुझे हथियार का सहारा लेना पड़ेगा। शेफाली अटैक। इस चीख से सावधान हो गए नागराज को पीछे घूमने में एक पल भी नहीं लगा। थोड़ म्याऊं। ओह, इस बिल्ली से तो डायनामाइट बंधा हुआ है, जो शायद मुझसे टकराते ही फट जाएगा, इसलिए मैं इसको अपने शरीर से टकराने नहीं दूंगा। नागराज की किस्मत अच्छी थी कि उसका वार खाकर बेहोश हो चुकी बिल्ली पीठ के बल चट्टानों पर गिरी और डायनामाइट नहीं फटा। दड़ौक। लेकिन इन कुछ क्षणों ने ब्लैक कैट को वह मौका दे दिया जिसकी उसे तलाश थी। हिलने की कोशिश मत करना नागराज, वरना तुम्हारा शरीर सुलगे हुए कोयले की तरह तरह राख कर दूंगी। नमूना देख लो। ओ, तो तुम इन हथियार की बात कर रही थी। ये तो सचमुच पृथ्वी के नहीं लगते, लेकिन इनको पास से देखने के लिए मुझे तुमको इनसे दूर करना होगा अपनी हल्के विस्फुंकार द्वारा। फू। नागराज के उस हल्के विस्फुंकार ने ही ब्लैक कैट के पैरों को जमीन से उखाड़ दिया। ये तो गई। अब इस गन को देखा जाए, अरे यह तो सचमुच किसी अत्याधुनिक तकनीक से बनी हुई लगती है, जैसे किसी और ग्रह से आई हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनगर में हो रहे इन वाकयातों के पीछे दूसरे ग्रह वालों का हाथ हो, और वे मेरे कंट्रोल स्टेशन के जरिए वे सिग्नल भेज रहे हो जो राजनगर में तबाही फैला रहे हैं। मुझे तुरंत ध्रुव को यह बात बताकर और गन दिखाकर अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की मदद लेनी चाहिए। मदद ले लेना, जरूर ले लेना, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे दिमाग की तारीफ तो कर लेने दो नागराज। इमेज का अभिवादन स्वीकार करो नागराज, और उसके साथ साथ मेरी वे शोक संवेदनाएं भी स्वीकार करो जो मैं तुम्हारे मरने के बाद तुमको नहीं दे पाऊंगा। तेज हवा के झोंके ने नागराज को उठाकर फेंक दिया। क्रश। ओह, लेकिन तुम मुझ पर वार क्यों कर रहे हो। कौन हो तुम। मुझसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी।
हमारी तुम्हारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है नागराज, लेकिन तुम वह जान चुके हो जो तुमको नहीं जानना चाहिए था। दरअसल तुम जो भी समझ रहे हो वह सच है। मेरे मालिक यानी पुलुन ग्रह साम्राज्य के प्राणी तुम्हारे इस कंट्रोल स्टेशन का प्रयोग राजनगर में तबाही फैलाने के लिए कर रहे हैं, और यह तबाही एक छोटा सा नमूना है। जल्दी ही इस तबाही का प्रयोग पूरी दुनिया के हर शहर में किया जाएगा। तबाह कर दी जाएगी यह मानव जाति, और पृथ्वी पर कब्जा करेगा पुलुन साम्राज्य। लेकिन तुम सब न तो बताने के लिए जिंदा रहोगे और न ही देखने के लिए। अरे मेरे सरप इसके आर पार जा रहे हैं, यानी ये सिर्फ एक परछाई है। हाँ, और मेरा प्रक्षेपण भी तुम्हारे सैटेलाइट रिसीवर द्वारा ही हो रहा है, और मैं ऊर्जा का एक रूप हूँ, और मेरी शक्तियाँ भी ऊर्जा से ही चलती है। जैसे मेरी यह किरण तुम्हारे ऊपर का वायु दाब बढ़ा देगी, और इतना बढ़ा देगी कि तुम खड़े भी न हो पाओगे। ओह, सचमुच मेरे चारों तरफ की हवा भारी हो रही है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। इधर नागराज इमेज से जूझ रहा था, और दूसरी तरफ ध्रुव और चंडिका वीडियो वीडियो इफेक्ट का मुकाबला कर रहे थे। ओह, मेरा निशाना चूक गया, यानी अब यह मुझ पर मिसाइल से हमला करेगा। और साथ ही साथ एक दूसरा फाइटर प्लेन भी मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैं दोनों से एक साथ नहीं निपट सकती। अब एक न एक तो मुझको। ओह थैंक यू ध्रुव, घबराओ मत चंडिका, अब सिर्फ 2 प्लेन बचे हैं, जिनमें से एक तो गया, अब दूसरा वार आखिरी वार होगा। नहीं ध्रुव, इस आखिरी फाइटर प्लेन को मत मार गिराना, क्योंकि इस प्लेन को मार गिराते ही गेम खत्म हो जाएगा, सब कुछ गायब हो जाएगा। ये फ्लाइंग एंटी एयरक्राफ्ट गन भी। ओह, और हम इतनी ऊंचाई से सीधे जमीन पर जा गिरेंगे। ओह, यानी ये प्लेन राजनगर पर बम गिराता रहेगा, और चुपचाप दर्शक बने हम देखते रहेंगे। एक तरफ राजनगर जल रहा था, और दूसरी तरफ नागराज राजनगर को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। मुझे एक एक इंच खिसकने के लिए भी अपनी पूरी नाग शक्ति लगानी पड़ रही है, लेकिन मुझे डिश एंटीना तक पहुंचना ही होगा, ताकि मैं उसको नष्ट करके उस तक आने वाले सिग्नलों को नष्ट कर सकूं। ओह, तो अभी भी सरक सकता है, यानी मुझे हवा का दबाव और बढ़ाना होगा पड़ेगा। ओह, अब तो सांस लेना भी असंभव हो रहा है। लेकिन अगर मैंने इस वक्त हिम्मत हार दी, तो न तो मैं बचूंगा और न ही राजनगर। इसलिए मुझे हर हाल में डिश एंटीना तक पहुंचना ही होगा, लेकिन मैं इसको उखाड़ कर नहीं फेंक पाऊंगा, क्योंकि मेरे हाथ पर वायु दबाव इतना ज्यादा है कि मुझसे हाथ भी मुश्किल से हिलाया जा रहा है। अब एक ही रास्ता है, मेरी सर्प सेना वह डिश एंटीना के नीचे की जमीन को खोदकर इतना पोला कर देगी कि यह एंटीना अपने आप गिर जाए। अरे यह क्या, वायु दबाव इतना अधिक है कि सर्प सेना मेरे शरीर से बाहर ही नहीं आ पा रही है, यानी अब कोई रास्ता नहीं है। लेकिन रास्ता खुद चलकर नागराज के पास आ रहा था। नागराज पर हमला करने वाली बिल्ली को होश आ गया था, और वह अपनी मालकिन का आदेश अब तक भूली नहीं थी। नागराज की निगाह तुरंत आवाज की तरफ घूम गई। म्याऊं, यह बिल्ली यह होश में आ गई है, और यह फिर से मुझ पर हमला कर रही है, यानी वायु दबाव मुझ तक ही सीमित है, वरना यह बिल्ली ऐसी छलांग न लगा पाती। अगर मैं अपना पैर हिलाकर इस बिल्ली को सही जगह पर एक सही किक लगा सकूं, तो यह बिल्ली मेरा वह हथियार बन जाएगी जो इस डिश एंटीना को नष्ट कर सके। नागराज की किक एकदम सटीक थी। बिल्ली हवा में उड़ती हुई तड़ाक डिश एंटीना के अंदर जा गिरी, और अगले पल एक जोरदार धमाका हुआ। बुड़ुम, डिश एंटीना के टुकड़े चारों तरफ हवा में उड़ने लगे। सफेद शिप से आने वाले सिग्नलों का संपर्क टूट गया, और संपर्क के टूटते ही इमेज अपने आप गायब होने लगी, और नागराज के ऊपर बना हुआ वायु दबाव भी गायब हो गया। वह यह बिल्ली एकदम सही समय पर काम आ गई, वरना इस वक्त इसके बजाय मैं गायब हो गया होता। लेकिन गायब होने वाली अभी और वस्तुएं भी थी। चंडिका, इस एंटी एयरक्राफ्ट गन को उस ऊंची इमारत के पास ले चलो, हम वहां से
फाइटर प्लेन को नष्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि इसके नष्ट होने से गेम खत्म होने की स्थिति में हम छत पर कूदकर बच। ओ ये क्या, गन गायब हो गई है, प्लेन भी गायब हो गया है। वीडियो इफेक्ट एक खत्म हो गया ध्रुव। अब हमको नीचे गिरकर मरने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन ध्रुव और चंडिका उस द्वार पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जो ठीक उन दोनों के पैर के नीचे खुल रहा था। यह धनंजय द्वारा भेजा गया स्वर्ण नगरी का प्रवेश द्वार था। और उस रहस्यमय यान पर यह क्या हुआ नंबर 2, सारी स्क्रीनें एकाक साफ कैसे हो गई। कंट्रोल स्टेशन का डिश एंटीना नष्ट हो गया नंबर 1, और उसके नष्ट होने से पृथ्वी से हमारा पूरा संपर्क खत्म हो गया है। ओह, यानी हमारा अब तक का सोचा हुआ सारा प्लान मिट्टी में मिल गया। अब एक ही रास्ता है, हमको क्रूटू लोगों तक खबर पहुंचने से पहले इस ग्रह पर कब्जा करना होगा। और इसके लिए हमको पृथ्वी पर से इस मानव नाम के कीड़े को हटाना पड़ेगा। विखंडन लहर को छोड़ने की तैयारी करो। वह लहर इन मानवों के शरीरों को अणुओं में बदल देगी और समुद्र तल में बसी स्वर्ण नगरी में। शुभ आगमन ध्रुव। धनंजय, आज तो तुमने हमारी जान बचा ली। डॉल्फिन से तुम्हारी खबर मिलते ही मैं तुम्हारी समस्या के बारे में छानबीन करने जुट गया था, और जब जवाब मिल गया तो मैंने तुमको ढूंढना शुरू कर दिया। जवाब मिल गया? क्या है जवाब? इधर आओ, इस सुदूर दर्शन पर देखो। यह स्पेसशिप है, राजनगर में हो रही तबाही की जड़। यह पृथ्वी पर जो किरण भेज रहे थे, मैंने उसी के द्वारा इनको पकड़ा है। किसकी है यह स्पेसशिप? यह शिप पलून साम्राज्य की है, और इसको मैं इसलिए पहचान गया क्योंकि हमारे ऐतिहासिक संग्रहालय में इनका भी उल्लेख है। यह पहले पृथ्वी पर आ चुके हैं राक्षसों यानी रक्ष जाति का साथ देने के लिए, लेकिन उस बार हमने इन्हें मार्ग भगाया था। धनंजय ध्रुव पलून और कुर्टू साम्राज्य की दुश्मनी के बारे में बताता चला गया। लेकिन अभी इनको कैसे रोकोगे? तुम लोगों के पास हथियार तो है ही नहीं। हथियार हैं ध्रुव, लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनका प्रयोग महाघातक होता है। एक बार में पूरा ग्रह तक नष्ट हो सकता है। लेकिन अब हमको अपने आयुधों का प्रयोग करना ही पड़ेगा धरती की रक्षा के लिए। यह देखो, यह है वह अस्त्र जिसको तुम ब्रह्मास्त्र के नाम से जानते हो। इस एक शस्त्र का धमाका ही इस पूरे विशालकाय यान को जीवन रहित कर देगा। तब तो अंतरिक्ष में घूम रही हमारी सारी सैटेलाइटें भी नष्ट हो जाएंगी। नहीं ध्रुव, यह प्रक्षेपास्त्र ऐसी विकिरण किरणें छोड़ता है जो सिर्फ जीवित कोशिकाओं पर ही असर करती है। और इस वक्त अंतरिक्ष में इन पलून प्राणियों के अतिरिक्त और कोई जीवित वस्तु नहीं है। और कुछ ही पलों बाद अंतरिक्ष में एक तेज रोशनी चमकी। ब्रह्मास्त्र से निकली विकिरण की किरणें स्पेसशिप की दीवारों को चीरती हुई अंदर छा गई, और जीवित प्राणियों की कोशिकाएं गलकर बहने लगी। पलक झपकते ही यान जीवन रहित हो गया। किसी भी बटन को दबाने के लिए कोई उंगली बची ही नहीं थी। राजनगर अब सुरक्षित था। भगवान का शुक्र है कि तुम और चंडिका सही वक्त पर आ गए ध्रुव, वरना पूरा राजनगर ध्वस्त हो चुका होता। इसमें मुझसे बड़ा हाथ तो नागराज का है। अगर एक कंट्रोल टावर को नष्ट न करता तो हम भी कुछ नहीं कर सकते थे मेयर साहब। लेकिन नागराज, तुम एकाक कहाँ से गए? तुमको पता कैसे चला कि राजनगर में कुछ गड़बड़ हो रही है? क्यों बच्चू, फंस गए ना? अब क्या बताओगे? वो मैं वहां से, ये आप लोग नागराज से बाद में पूछते रहेगा मेयर साहब। फिलहाल मैं राजनगर के पुनर्निर्माण के लिए 1 करोड़ का चेक देना चाहती हूँ, कृपया स्वीकार करें। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और काफ़ी बड़ी कॉमिक्स थी, इसको फिर भी पढ़ दिया मैंने। और ये जो कॉमिक्स थी राजनगर की तबाही, ये राज कॉमिक्स वालों की सबसे टॉप कॉमिक्स थी ये सेलिंग में। यानी इस कॉमिक्स की सेलिंग सबसे टॉप थी अब तक राजनगर की सारी कॉमिक्सों में से। और
ये नागराज और ध्रुव की तीसरी कॉमिक्स थी। इससे पहले नागराज और सुपर कमांडो, और उसके बाद आई थी नागराज और बुकाकू। और इस कॉमिक्स में ध्रुव कहीं से भी कमज़ोर नहीं लग रहा था कि ध्रुव कोई एक्स्ट्रा हीरो हो या कम हो इस कॉमिक्स में। और इससे पहले जो कॉमिक्स आई थी उनमें दोनों कॉमिक्सों में ध्रुव बिल्कुल एक्स्ट्रा बनाया हुआ था, क्योंकि उनका राइटर कोई दूसरा था और इसका राइटर है जो ध्रुव की कॉमिक्स लिखता है, अनुपम सिन्हा जी। तो इसलिए ध्रुव को पूरा रोल दिया गया इस कॉमिक्स में, और इसलिए शायद ये बेस्ट सेलिंग कॉमिक्स है राज कॉमिक्स वालों की। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।